का इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूं और आज हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में 50 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटी के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनका लेवल ठीक ठाक है। आपको मिलेगा कि अगर आपकी तैयारी ठीक चल रही है तो इससे जांचने का बहुत अच्छा मौका आपको मिलेगा। इनफैक्ट क्या है कि ये पूरी की पूरी सीरीज है 20,000 क्वेश्चन की। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपनी तैयारी को जांचने के लिए उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस सीरीज के माध्यम से है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और वो क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं किससे रिलेटेड है। वो क्वेश्चन है यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड। तो देख लेते हैं आपको कितना नॉलेज यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। तो फटाफट है इसका आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। समझिए क्वेश्चन वो क्या है, पहले देख लेते हैं और फिर इस पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेचर ऑफ पुडुचेरी एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। जैसे आप जानते हैं कि राज्यों की जो विधानसभा होती है, जो यूनियन टेरिटरी होती है, उनकी विधानसभा होती है, उनमें फर्क होता है। या राज्यों की जो पावर होता है, यूनियन टेरिटरी की पावर होती है, उनमें फर्क होता है। और यहां तक कि जो यूनियन टेरिटरी दो है, जिनमें की जिनमें विधानसभा भी है, जिनमें मुख्यमंत्री भी है, वो भी आपस में कहीं ना कहीं डिफरेंस है उनमें। तो वो कौन क्या क्या डिफरेंस है, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन रहा है कि उनकी जो विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेचर ऑफ पुडुचेरी एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी की एनसीटी और पुडुचेरी, इन दोनों से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। बताना आपको कौन कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट बोल रही है सेटिंग अप ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ बोथ पुडुचेरी एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली आर प्रोवाइडेड थ्रू पार्लियामेंट्री लॉ। क्या दोनों का मतलब कि जो एनसीटी दिल्ली है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली है और पुडुचेरी है, इन दोनों का जो लेजिस्लेचर है उनका पार्लियामेंट लॉ के जरिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, पार्लियामेंट लॉ के जरिए उसका प्रोवाइड किया गया। क्या दोनों के केस में है ये? क्या दोनों केस में या किसी एक के केस में? पहली बात तो ये है। अब दूसरी स्टेटमेंट ये है कि वाइल द एनसीटी असेंबली इज लिमिटेड इन द एक्सटेंट ऑफ इट्स लेजिस्लेचर पावर, पुडुचेरी लेजिस्लेचर कैन फ्रेम लॉ ऑन ऑल स्टेट सब्जेक्ट। यहां पे दूसरी जो स्टेटमेंट है उसके बारे में बोला गया है कि एनसीटी है, मतलब कि जो अरविंद केजरीवाल है उसकी असेंबली दिल्ली की असेंबली है, उनके पास कुछ कम पावर है, उनके पास लिमिटेड पावर है लेजिस्लेटिव पावर की। मतलब कि वो कुछ एक मुद्दे हैं उनके ऊपर कानून नहीं बना सकते, बाकियों पे कानून बना सकते हैं। जबकि पुडुचेरी है, जैसे राज्य कानून बनाते हैं वैसे सभी मुद्दों पे वो कानून बना सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ये बी, इसका करेक्ट आंसर है बी, इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए ध्यान से एक्सप्लेनेशन को समझिए कि दोनों में क्या फर्क है। इसका मतलब यहां से इस आंसर से निकल रहा है कि ये जो एनसीटी है उसके पास कुछ पावर कम है, इसकी असेंबली के पास कुछ पावर कम है, जबकि ये सारे मुद्दों पे कानून बना सकते हैं। और यहां पे क्या है कि दोनों में से एक है। देखिए यहां पे कि अंडर आर्टिकल 239A क्या बोलता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट द यूनियन फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। मतलब कि एक आर्टिकल है संविधान में जो ये बोलता है कि पार्लियामेंट है यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी है, उसका असेंबली बनाएगी या उससे रिलेटेड कोई कानून बनाएगी। तो उसके तहत फिर एक्ट बना। तो इसका मतलब क्या है कि जो पुडुचेरी से रिलेटेड है वो तो एक एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963, उसके जरिए इसकी असेंबली का गठन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ए बॉडी वेदर इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड टू फंक्शन एज ए लेजिस्लेचर फॉर द यूनियन टेरिटरी और ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ बोथ with such constitution power and function in each case age may be specified in the law। तो यहां पे इसका जिक्र है पुडुचेरी से रिलेटेड और ये कानून है। ठीक है, ये क्या है? एक्ट है। जबकि अगर हम बात करें 239, ठीक है, 239AA2 provides that there shall be a legislative assembly for the national capital territory। ये आर्टिकल ही अपने आप में इसकी व्याख्या करता है। तो इसका मतलब क्या है? पार्लियामेंट में इसके लिए कोई अलग से लॉ नहीं है, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर ड्रॉ हो रही है इसमें। तो दो बातों में फर्क हो गया ना। पुडुचेरी की क्या है कि पार्लियामेंट के जरिए, और यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की जो ये वाला आर्टिकल है उसमें फ्रेम करवाता है।
तो एक बात तो ये आ गई है। अब देख लेते हैं दूसरी स्टेटमेंट का, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। अब दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पुडुचेरी असेंबली सेज दैट एमएलए मे मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर इनमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। कि जो भी कंकरेंट लिस्ट है या स्टेट लिस्ट है जहां पे राज्य कानून बना सकते हैं, वहां पे वो कानून बना सकते हैं। ये कौन बोलता है? ये यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 बोलता है। जबकि 239 ए और 3 क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्याख्या आर्टिकल की, कि दिल्ली असेंबली हैज पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड और लॉ एंड ऑर्डर पे। तभी तो केजरीवाल साहब बोलते हैं कि मेरे पास पुलिस नहीं है, जबकि पुडुचेरी के पास तो पुलिस है। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस आपको नजर यहां पे आएगा। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट करेक्ट। कौन सी चेयरमैन कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पे चेयरमैन राज्यसभा से रिलेटेड बताना है। 4 स्टेटमेंट है, उसमें से कौन सी वो करेक्ट नहीं है उसके बारे में। ठीक है, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ जनरल पर्पज कमेटी ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में जनरल पर्पज कमेटी होती है। जनरल पर्पज का मतलब जो कामकाज देखती है राज्यसभा का, उसको जनरल पर्पज कमेटी बोलते हैं। उसका चेयरमैन है वो उपराष्ट्रपति, मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। क्या ये बात करेक्ट है? दूसरी स्टेटमेंट है ही इज ऑथराइज टू करेक्ट। क्या है दूसरी स्टेटमेंट? ही इज ऑथराइज टू करेक्ट पेटेंट एरर इन ए बिल पास्ड बाय द राज्यसभा। कि राज्यसभा जब बिल पास हो जाता है उसमें कुछ खामियां होती है, स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपोग्राफी, कोमा, स्पेलिंग, ये वाली चीज होती है, इसको कि पेटेंट एरर बोला जाता है। उसको करेक्ट करने की पावर होती है और राज्यसभा के चेयरमैन के पास में होती है। राज्यसभा से बिल पास होता है उसके बारे में। थर्ड स्टेटमेंट है ही इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाया ओपन बैलेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही स्टेटमेंट। बच्चे क्या करते हैं आमतौर पे? वो यहां तक पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? कि पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर है वो पार्टिसिपेट करेंगे या इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, इसकी बात करते हैं वो। लेकिन अक्सर क्या है, पूरी स्टेटमेंट क्या है, पूरी स्टेटमेंट भी आपको समझने की आवश्यकता होती है। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या दे रखा है? इस स्टेटमेंट ने ये दिया है कि वो क्या जो मेंबर है, सभी मेंबर है उसके द्वारा निर्वाचित होते हैं। क्या पार्लियामेंट का मतलब कि लोकसभा राज्यसभा इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों उनके द्वारा इलेक्टेड होते वाया ओपन बैलेट। इस वर्ड की सिग्निफिकेंस आज की क्लास में काफी आएगी, ओपन बैलेट वाले की यहां पे भी आएगी और क्वेश्चन में भी आएगी। तो ये ओपन बैलेट का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, सुप्रीम कोर्ट का भी है, और एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा फैसला है। ये आगे इस जब चैप्टर आप हम लोग पूरी प्रेजेंटेशन देखेंगे तो वहां पे एक जिक्र आएगा, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे ही हम फोकस करते हैं। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा की पास बाय मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर एट दैट टाइम एंड एग्री टू इट बाय द हाउस ऑफ द पीपल। कि राज्यसभा में जितने टोटल मेंबर राज्यसभा के उसका आधे से ज्यादा मतलब मेजोरिटी है, अगर वो रेजोल्यूशन प्रस्ताव पास कर देते हैं और सिंपल मेजोरिटी से हाउस ऑफ द पीपल का मतलब लोकसभा में पास हो जाता है, तो उसको हटा दिया जाएगा। किसको? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को। तो 4 स्टेटमेंट है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन से अपने आप में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 4 स्टेटमेंट है, एक गलत है, बताओ वो कौन सी गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेटमेंट सी है, वो गलत है। स्टेटमेंट सी गलत है। और स्टेटमेंट सी क्यों गलत है? यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो उनका निर्वाचन होता है ना, वो क्या होता है कि वो ओपन बैलेट नहीं होता, वो सेक्रेट बैलेट होता है। क्या होता है? सेक्रेट बैलेट मतलब गुप्त मतदान की प्रणाली है, वो अपनाई जाती है। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है, मतलब कि राज्यसभा का अगर चेयरमैन इलेक्ट करना है तो गुप्त मतदान होगा, लेकिन राज्यसभा का अगर किसी को मेंबर बनना है तो ओपन मतदान होता है। तो क्या? ओपन बैलेट होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, आगे इस क्वेश्चन का और विस्तार से इसमें जिक्र आएगा। तो यहां पे आपको सेक्रेट बैलेट की बात आएगी। बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है, ये गलत है। तो ये प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन दिस केस है वो ओपन बैलेट होता है, किसका? राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। और उपराष्ट्रपति के लिए क्या होता है? सेक्रेट बैलेट होता है। गुप्त मतदान एक होता है कि पता होता है किसको इसने वोट डाला है।
With reference to the Schedule 5 of the Indian Constitution, schedule area are declared by. Schedule area है वो कौन डिक्लेयर करता है? शेड्यूल एरिया है वो कौन डिक्लेयर करता है? शेड्यूल 5 के तहत। तो उनका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। सी है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ शेड्यूल है, क्या लिखा हुआ है कि फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन एनी स्टेट एक्सेप्ट 4 स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट को छोड़कर क्या है कि 5वें शेड्यूल में जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया होते हैं वो इंक्लूड है। और इसका जो स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया है, वो आर्टिकल 244 पार्ट 10 में है। पावर टू डिक्लेयर एन एरिया टू बी शेड्यूल एरिया इज वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट के पास में ये पावर है। और इसकी जो बाउंड्री है या कोई एरिया डेजिग्नेशन वगैरह चेंज करना, ऑर्डर लेना है, तो कंसल्टेशन है वो किसकी चाहिए? गवर्नर की कंसल्टेशन के साथ में यहां पे प्रेसिडेंट के पास में पावर है। ठीक है, तो ये पूरी स्टेटमेंट आपने समझ ली होगी 244 आर्टिकल पार्ट 10 का। आगे देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द ग्राम सभा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपके लिए ग्राम सभा का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, आपको यह बताना है कि विद रेफरेंस टू ग्राम सभा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज ए विलेज असेंबली इंक्लूडिंग ऑल पीपल इन द एरिया ऑफ द पंचायत, की जितने भी लोग हैं उस पंचायत के एरिया में, उस गांव की पंचायत में जितने लोग सारे इंक्लूड होते हैं उसको ग्राम सभा बोलते हैं। इट परफॉर्म्स फंक्शन डिटरमाइंड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, की जो गवर्नर उस राज्य का होता है वो डिटरमाइन करता है, वो फंक्शन सारे करते हैं। इट इज फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम ऑफ ऑल ऑफ दिस। कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज इकाई है, मतलब ये पंचायती राज की नींव है। इसका कोई गवर्नर के साथ में लेना देना नहीं है। इसके फंक्शन है संविधान में आर्टिकल के जरिए लिखे हुए, इसको क्या काम करने क्या नहीं है। 29 इसको काम करने होते हैं, ये साफ साफ लिखा होता है। इसमें एक्चुअली विलेज की असेंबली तो ठीक है, लेकिन जो वो लोग जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम, मतलब जिनका वोट है 18 साल से ऊपर है और वोट बना हुआ है, वोटिंग लिस्ट में नाम है, वो लोग इसमें मेंबर होते हैं ग्राम सभा की। तो स्टेटमेंट सी करेक्ट है, बाकी गलत है। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए कि विद रेफरेंस टू सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ओवर स्टेट लिस्ट। यहां पे क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट है वो स्टेट में, स्टेट लिस्ट होती है, सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट होते हैं, पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून बना सकती है। किन हालात में कानून बना सकती है? जब प्रेसिडेंट रूल लगा हो तब बना सकती है क्या? या ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम वन और मोर देन वन स्टेट, एक या एक से ज्यादा राज्य अगर बोले तो बना सकती है क्या? व्हेन राज्यसभा पासिज ए रेजोल्यूशन विद एब्सोल्यूट मेजोरिटी, कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब होता है जितने टोटल नंबर होते हैं उसका 50% से ज्यादा, न कि प्रेजेंट का 50% से ज्यादा, वो तो सिंपल मेजोरिटी हो जाता है। एब्सोल्यूट का मतलब जितने मेंबर होते हैं उसका 50 से ज्यादा। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट है इसकी करेक्ट होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट रूल के दौरान, प्रेसिडेंट रूल के दौरान है। बाकी बी और सी में यह करेक्ट नहीं है। अब करेक्ट क्या है? तो देखिए यहां पे पार्लियामेंट किन किन मुद्दों पे 5 ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे कि पार्लियामेंट स्टेट के ऊपर कानून बना सकती है। 5 कौन कौन सी है? एक तो प्रेसिडेंट रूल आपने देख लिया, दूसरा नेशनल इमरजेंसी लगती है तब, और तीसरा क्या है कि जब राज्यसभा पास करे रेजोल्यूशन, लेकिन वो रेजोल्यूशन 2/3 बहुमत से होना चाहिए, न कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से। 2/3 बहुमत से होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रेजोल्यूशन है वो 1 साल के लिए ही वैलिड होता है, और हर साल में हर एक बार, मतलब रेजोल्यूशन पास कर दिया, कानून बन गया, 1 साल के लिए वैलिड होगा। 1 साल के बाद में फिर हर बार 1-1 साल आगे वो बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आगे इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना कि सिर्फ छोटा सी बात का रट्टा मार के काम नहीं चलने वाला है, पूरी समझदारी भी आपको बरतनी है इसमें। और जब 2 या 2 से ज्यादा राज्यों की असेंबली है, लेजिस्लेचर है, वो रेजोल्यूशन पास करे और पार्लियामेंट को बनाने के लिए बोले, तो उस केस में स्टेट लिस्ट पे भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये और इंटरनेशनल एग्रीमेंट वगैरह को इंप्लीमेंट करवाने के लिए भी पार्लियामेंट है, ट्रीटी एग्रीमेंट और कन्वेंशन को इंप्लीमेंट कराने के लिए स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है। ये सारे मुद्दे हैं, मतलब 5 ऐसी जगह है, ये 500 आपको रट्टे अच्छी तरीके से होनी चाहिए समझकर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ सॉफ्ट स्टेट। अब आपने एक चीज तो बहुत सुनी होगी कि
सॉफ्ट स्टेट का नाम आपने अखबारों में बार बार आया होगा। ये सॉफ्ट स्टेट है, ये इसका मतलब क्या है? आप एक चीज और भी सुनते हो कि सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट स्टेट, ये दोनों अलग अलग मतलब है। सॉफ्ट पावर क्या है और सॉफ्ट स्टेट क्या है, ये अलग अलग बातें हैं। यहां पे बड़ा ध्यान से समझना दोनों क्वेश्चन को, और मैं ये सारे मुद्दे को समझाने की कोशिश करता हूं कि ये मुद्दा सॉफ्ट स्टेट का आया कहां से। क्वेश्चन क्या दिया है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ सॉफ्ट स्टेट, की कौन कौन से फीचर हैं सॉफ्ट स्टेट के। तो पहला है नॉन पोसेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स एंड वार वेपन, जिसके पास में मिलिट्री फोर्स या वार वेपन नहीं है उसको क्या है कि उसको सॉफ्ट स्टेट बोला जाता है। पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ, और जहां पे क्या पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ है वहां पे सॉफ्ट स्टेट बोले जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है, बताओ राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है बी, इसका दूसरा करेक्ट है। अब ये क्या है? ये सॉफ्ट पावर कहलाता है। सॉफ्ट पावर है जो देश ये बोले कि हमें मिलिट्री नहीं चाहिए, हमें वार वेपन नहीं चाहिए, हम फोकस करते हैं अपने डेवलपमेंट पे, तो वो क्या सॉफ्ट पावर है। जो सॉफ्ट स्टेट क्या होता है, और सॉफ्ट स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो चर्चा में कहां से आया है? वो क्या है कि सॉफ्ट स्टेट इज ए टर्म इंट्रोड्यूस बाय द गुनार मिडल इन हिज बुक एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा में की जो लेखक है गुनार मिडल, उनका वहां से टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहती है। तो सॉफ्ट स्टेट एक्चुअल वो होता है कि ऐसा देश जहां पे लोगों को सख्ती से पालन नहीं करवाया जाता। जैसे कि अगर मान लो बस में बोला जाता है कि आप लाइन लगाकर चढ़ो, और कुछ लोग लाइन तोड़ देते हैं, कुछ नहीं तोड़ देते हैं, या बोला जाता है रेलवे स्टेशन पे सिगरेट नहीं पीने, कुछ लोग पी रहे हैं, कुछ नहीं पी रहे हैं, कुछ छुप कर पी रहे हैं। मतलब कि सख्ती के साथ में कोई लॉ को इन्फोर्स नहीं करवाने वाला स्टेट है वो सॉफ्ट स्टेट कहलाता है। इंडिया उसी का एग्जाम्पल है। इंडिया में जो रूल एंड रेगुलेशन है वो सख्ती के साथ में लागू नहीं होते। वो यहां तक कि जो होता है ना, पान थूक दिया सड़कों पे, ये कर दिया वो कर दिया, दीवारों पे लाल दीवार मिलती है, व्हाइट की बजाय लाल हो जाती है दीवारें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की। तो कहने का मतलब है कि जो रूल ऑफ लॉ सख्ती के साथ जो पालन नहीं करवाता, कैपेसिटी है एक स्टेट की वो वीक होती है, सॉफ्ट स्टेट पॉलिसी कहलाती है वो। इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ भी लीजिए, आपके पास अगर ये पीडीएफ होगा, अगर आपने ये कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो ये जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उन्हीं को पीडीएफ मिलती है जो कि पेड स्टूडेंट होते हैं। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन होने वाले 20,000 की सीरीज है, तो आपको इसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको पीडीएफ में मिलती है एक्सप्लेनेशन की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एजुकेशनल, क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। क्या दिया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि कौन से ऐसे शैक्षणिक संस्थान है, कौन से ऐसे शैक्षणिक संस्थान है जहां की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, कि वहां पे आप बिल्कुल भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते नमाज पढ़ने के लिए, या किसी को कोई हवन करवाने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। कहां पे मतलब अलाउड नहीं है, वो है जहां पे कि सरकार फुल खर्चा कर रही हो। तो इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, ऐसा नहीं है कि जो एडिड है, एक होता है कि राज्य कुछ सहायता देती है, एक पूरा राज्य सरकार, राज्य को टीचर होते हैं, सरकार के टीचर और सरकार का स्कूल और सरकार के सिलेबस, सब कुछ सरकार का ही होता है, उसको क्या बोलेंगे? इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय स्टेट। वहां पे प्रोहिबिटेड है कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है सी। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन आपको यह बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले भी इसका जिक्र आया था राज्यसभा के जो मेंबर है उसके बारे में, लेकिन यहां पे नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा है उसके बारे में जिक्र आया है। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा आप बार बार अखबारों में भी पढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर का आपने पहले नाम सुना होगा, फिर गोगोई साहब का नाम सुना होगा, अपने जस्टिस जो थे भारत के पूर्व चीफ जस्टिस, ठीक है, तो रंजन गोगोई। तो बहुत सारे जिक्र सुनते हैं आपने। क्वेश्चन यहां पे है कि कुछ स्टेटमेंट है वो कौन सी करेक्ट नहीं है, 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट ये है, क्राइटेरिया फॉर देयर नॉमिनेशन इंक्लूड आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। तो इसमें आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस अपने आप में बहुत बड़ा
एक दायरा हो जाता है, सरकार इसमें सबको जो इसमें फिट नहीं हो रहा बाकियों में सोशल सर्विस में डाल देती है। तो एक तो ये क्राइटेरिया है कि उसके स्पेशलिस्ट बंदे होने चाहिए। वो दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग एसेट्स अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें एसेट्स का ब्यौरा देना होता है। ये लोग एग्जम्प्टेड है उसमें से, और नन ऑफ दीज, निम्नलिखित में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। मतलब कि वो लोग क्या है कि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसमें वोट नहीं डाल सकते, उपराष्ट्रपति में डाल सकते हैं। राष्ट्रपति को हटाने में और उपराष्ट्रपति को हटाने में भाग ले सकते हैं। तो ये आंसर क्या है? बी गलत है। बाकी स्टेटमेंट है वो सही है, पहली सही है और तीसरी सही है, बाकी बी गलत है। आगे देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं है। पावर ऑफ राज्यसभा आर इक्वल टू दैट ऑफ लोकसभा इन द पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब आपको यह बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो नॉट करेक्ट का पूछा, एक तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि राज्यसभा है वो लोकसभा के पास बराबर पावर है। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संवैधानिक संशोधन बिल होते हैं, उसको पास कराने में लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास बराबर पावर है। क्या ऐसी क्या बात है ये करेक्ट? क्या बात ऐसा सही है? दूसरी आगे है पावर ऑफ राज्यसभा आर इक्वल टू दैट ऑफ लोकसभा इन द अप्रूवल ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन द प्रेजेंट। कि जब राष्ट्रपति घोषणा करते हैं नेशनल इमरजेंसी की और फिर उसके बाद में सदन से अप्रूवल करवाया जाता है, तो राज्यसभा और लोकसभा के पास बराबर पावर है अप्रूवल का। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या? तीसरी है कि राज्यसभा के पास भी लोकसभा के पास बराबर है। अगर वो नेशनल इमरजेंसी हटानी है तो उसको हटाना है, निरस्त करना है, उसको खत्म करना है, तो क्या पास बराबर पावर है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ये पास, इसके पास बराबर पावर नहीं है। लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से हटा सकती है, जबकि राज्यसभा का इसमें कोई रोल है नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट नहीं है। सी इसका करेक्ट नहीं है, सी इसका, बाकी सारे करेक्ट है। आगे देख लेते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज जुडिशियल रिव्यू नीडेड। आपको ये बताना है, ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज द जुडिशियल रिव्यू नीडेड। आपको ये बताना है कि जुडिशियल रिव्यू है वो किसके लिए आवश्यक होता है, या मतलब जुडिशियल रिव्यू किसका कारण बन सकता है, या जुडिशियल रिव्यू किसका हो सकता है? टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि संविधान है वो सर्वोपरि है, इस प्रिंसिपल को पार्लियामेंट सर्वोपरि नहीं है, संविधान सर्वोपरि है। पार्लियामेंट ने ऐसा कोई कानून बना दिया जो संविधान के अनुसार नहीं है तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। क्या ये प्रिंसिपल है? दूसरा, टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। उसमें भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर फंडामेंटल राइट कहीं वायलेशन तो नहीं हुआ क्या। तो ये तीन स्टेटमेंट है, बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो आंसर क्या है कि चारों ही स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। आगे देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द सिविल सर्विसेज बोर्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कुछ पीछे चर्चा में रहा था काफी। सिविल सर्विसेज बोर्ड है 2013-14 के आसपास में। बताना आपको सिविल सर्विसेज बोर्ड से कुछ स्टेटमेंट आपके सामने, वो कौन कौन सी करेक्ट है। सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज है, आपको बताना क्या है, ये करेक्ट स्टेटमेंट बतानी, ये भी देख लेना। साथ साथ में ये भी देखते जरूर जाओ कि स्टेटमेंट में पूछा गया है। तो सिविल सर्विसेज बोर्ड एट द यूनियन लेवल इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड। कि संवैधानिक रूप से ये एक अनिवार्य। क्या संविधान में इसका कोई आर्टिकल है? क्या संविधान में इसका आर्टिकल है? दूसरी बात, द बोर्ड इंटेंड टू डिसाइड अपॉन द केसेस ऑफ एलिगेशन अगेंस्ट द सिविल सर्वेंट बट हैज नो राइट टू कंसीडर देयर ट्रांसफर। क्या वो ट्रांसफर के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, या ट्रांसफर का मामला नहीं देखेगा सिविल सर्विस बोर्ड। वो जो क्या करेगा, भ्रष्टाचार के या एलिगेशन होते हैं, उन एलिगेशनों के ऊपर ही वो कार्रवाई या उसकी संज्ञान लेगा। ठीक है, तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? इस केस में बताइए कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर क्या है? दोनों ही गलत है। संविधान में ऐसा कोई आर्टिकल है ही नहीं, संविधान में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है। इनफैक्ट क्या है कि एक TSR सुब्रमण्यम थे जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी भी रह चुके थे पहले, और यूनियन ऑफ इंडिया का बीच में एक मुकदमा छिड़ा, और उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन या एक डायरेक्शन दिया। ये 2013 की घटना है, सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन से रिलेटेड।
उन्होंने बोला कि ये मैंडेटेड है, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला मैंडेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई आर्टिकल नहीं है, डायरेक्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। किसको? सेंटर को, स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को कि सिविल सर्विस बोर्ड बनाया जाए, उसमें हाई रैंकिंग सर्विंग ऑफिसर होने चाहिए जो कि स्पेशलिस्ट हो और वो पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन से रिलेटेड मामलों को देखे। ठीक है, वो मामलों को देखे। ये मामला क्या हो रहा था कि आपने सुना होगा कि यूपी में, स्पेशली क्या है, यूपी में इस तरह की चीजें आई थी कि उनको बड़ा हरेस्ट किया जा रहा था। जो आईएएस ऑफिसर है, डीएम है, उनको ट्रांसफर किया जा रहा था, उनको सस्पेंड किया जा रहा था। काफी ज्यादा दिनों तक ये बात चर्चा में रही थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का मामला में भी गया था, तो ये डायरेक्शन दी थी कि आपको कुछ एक डायरेक्शन निर्धारित करनी पड़ेगी। ऐसे ये नहीं है कि आज किसी की पोस्टिंग हुई है, कल उसकी ट्रांसफर कर दी, तो ये हरेसमेंट वाली बात हो गई है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इट इज अंडर द प्रीव्यू द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, और इस केस में क्या कि आप चाहें तो आपको गूगल सर्च करना चाहिए, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा मिलेगा। एक नई नवेली है, आईएएस ऑफिसर बनकर आई थी उस टाइम में, और आते ही क्या चीफ मिनिस्टर के हत्या चढ़ी, उसने झाड़ करके उसको बाहर कर दिया, सिस्टम से सस्पेंड कर दिया था। तो उसने क्या कि अपना जो दुखड़ा रोया था जनता के सामने, और जनता बड़ी सहानुभूति हुई थी, ये मामला उसका है। इट इज अंडर द प्रीव्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसीज और पेंशन। तो ये मामला उसके तहत आता है, ये जो बोर्ड है या बोल सकते हैं उसके तहत आएगा, और इट इज हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 10th शेड्यूल के बारे में आ गया है। 10th शेड्यूल कौन सा है? 10th शेड्यूल है जो एंटी डिफेक्शन वाला, एंटी डिफेक्शन वाला, दल बदल वाला कानून है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपके सामने आया है। तो बताओ क्या है कि इट वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ राजीव गांधी। क्या ऐसा है राजीव गांधी के कार्यकाल में इंट्रोड्यूस किया गया था? एंटी डिफेक्शन बिल पास हुआ था क्या? 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस हुआ था क्या? नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा के ऊपर भी अप्लाई होता है क्या? इट कैन बी इन्वोक्ड फॉर ऑल एक्ट एक्टिविटीज आउटसाइड द पार्लियामेंट। की पार्लियामेंट के बाहर भी कोई अगर कोई एक्टिविटी करता है ऐसे, तो उसकी भी सदस्यता जा सकती है क्या? दल माना जा सकता है क्या? और यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है कि राज्यसभा के जो कुछ एक मेंबर है, मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस पार्टी ने निकाला दल बदल के एक्टिविटी, मतलब किसी दल के खिलाफ काम करने के लिए। ठीक है, पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कैसे निकाला जा सकता है, तो यहां पे भी वो जिक्र आएगा। हालांकि इस पे कुछ क्वेश्चन मार्क भी उठा है इस फैसले पर। इट इज अप्लीकेबल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द मेंबर टू द राज्यसभा। कि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, उसका जो प्रोसेस होता है, वहां पे भी अप्लीकेबल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये तीनों तो ऊपर वाले पूछा, कौन सा करेक्ट नहीं है? 3 करेक्ट है, ऊपर वाले 3 करेक्ट है, और ये नहीं है। इट इज अप्लीकेबल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द मेंबर टू द राज्यसभा। ये अप्लीकेबल, यही दोनों कंट्रोवर्शियल है। ये यहाँ पे बताऊंगा मैं, आगे देखिए एक बार। देखो यहाँ पे जो एंटी डिफेक्शन है ना, वो राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था। पहली बात तो ये 1985 में 10th शेड्यूल वाले आ गए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का अपनी सदस्यता त्यागपत्र देता है कि मैं कांग्रेस में नहीं रहना चाहता, बीजेपी में नहीं रहना चाहता, तो उसकी सदस्यता जाएगी। इसका मतलब वो दूसरी पार्टी में है, उसका रंग ढंग ठीक नहीं है वो। अच्छा, फिर है वोट डज नॉट वोट इन द लेजिस्लेटिव कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विद इन। अगर वो पार्टी का जो डायरेक्शन है उसके अनुसार काम न करे, उसके अनुसार वोट न डाले, तो उसकी सदस्यता जाएगी। हालांकि 15 दिन का उसके पास टाइम होता है पार्टी को इसका कारण बताओ नोटिस या इस तरह का संज्ञान लेने के लिए, उसके बाद उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो 15 दिन वाला भी जो एक पीरियड है वो भी आप नोट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर कोई ज्वाइन कर लेता है पॉलिटिकल पार्टी की, तो भी उसकी सदस्यता जाएगी। और एक नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर पार्टी को ज्वाइन करता है पार्टी को आफ्टर 6 मंथ, तो भी उसकी सदस्यता जाएगी। नॉमिनेटेड मेंबर, राज्यसभा की बात आ रही थी वहां पे, कि अगर ज्वाइन कर लेता है नॉमिनेटेड मेंबर किसी पार्टी को 6 महीने के बाद में, तो जाएगी उसकी सदस्यता। इसका मतलब क्या, कहीं कि उसके इरादे पहले ही ठीक नहीं थे। ठीक है, तो बी पूछा है कि ये बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए सी में क्या हुआ। मैंने आपको बता रहा था कि सी में कि पार्लियामेंट के बाहर भी अगर कोई एक्ट है तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है क्या? अगर पार्लियामेंट के बाहर भी कोई एक्ट है, कोई एक्टिविटी ऐसी होती है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है। तो यहां पे एक बड़ा विचित्र है, आपके सामने केस आता है कि राज्यसभा के चेयरमैन है वेंकैया नायडू, जेडीयू के जो शरद यादव और अली अनवर है, उनकी राज्यसभा की सदस्यता उस जेडीयू ने बोला था कि इनकी कैंसिल की जाए, क्योंकि पार्टी विधि गतिविधियां कर रहे हैं। लालू प्रसाद की पार्टी है, उनके साथ में वहां पे उनके साथ में मंच साझा कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ मंच साझा कर रहे हैं। ये पार्टी की जो हमारी पोजीशन है उसके खिलाफ है, इसलिए ये राज्यसभा में
जेडीयू के रिप्रेजेंट करने लायक नहीं है। तो उसके बाद क्या है कि राज्यसभा के चेयरमैन है, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, और उनकी सदस्यता चली गई। उन्होंने बाद में उसको चैलेंज भी किया था, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ गया वो डिसीजन। तो कहने का मतलब है कि जो सदस्यता है, अगर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ वहां पे भी लागू हो सकता है। बड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि यहां पे बीजेपी से रिलेटेड है ये और बीजेपी से रिलेटेड है, तो ये बोला गया था कि उन्होंने पक्षपात किया है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ है, अगर कोई पार्टी जैसे कर्नाटका में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, वहां उनके मेंबर को अगर होटलों में रखा जाता है, तो वो भी तो पार्टी से अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो उनकी सदस्यता कैंसिल क्यों नहीं मानी जा रही फिर? तो कहीं ना कहीं ये इस पे कंट्रोवर्सी है। तो एक अगला केस क्या है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है, यहां पे भी अगली भी कंट्रोवर्सी है इस पे। राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया राज्यसभा के ऊपर कि द पार्टी कैन इश्यू व्हिप फॉर द राज्यसभा कैंडिडेट के लिए व्हिप इश्यू कर सकती है, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ राज्यसभा के इलेक्शन के दौरान अप्लाई नहीं हो रहा है। बड़ा देखिए क्यों। ए डिफाइंड एमएलए इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम membership of the house. The Supreme Court has in the past held that open ballot votes in the Rajya Sabha election against the whip will not lead to disqualification as the 10th schedule pertaining to anti defection law. मतलब कि अगर कोई, मान लो कांग्रेस का ये केस कैसे आया कि कांग्रेस के कई एमएलए हैं वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं सरेआम, और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इसका मतलब सदस्यता नहीं जाएगी, उनकी एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वोटिंग है वहां पे ओपन बैलेट के जरिए हो रही है। और वो कोई, तो इसका मामला क्या है? इसका मतलब ये बोला गया कि कहीं सुप्रीम कोर्ट भी टर्न ले रहा है, जैसे सरकार चाह रही है वैसे ही फैसले दे रहा है। तो ये भी एक उस फैसलों में से एक है जिसमें कि इस पे कुछ आलोचना हुई है कि अगर कोई बंदा वोट डाले किसी दूसरी पार्टी, उसकी जानी जानी चाहिए, यह होना चाहिए एंटी डिफेक्शन में। तो यहां पे इंटरप्रिटेशन हो रही है, प्रोसेस को ला रहा है, ओपन बैलेट को ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। ठीक है, तो ये एक है, दो कुछ ऊपर सी और डी वाले कंट्रोवर्सी है, लेकिन एग्जैक्टली जो सिचुएशन है उसके अनुसार ही आपको आंसर देने हैं। आगे देख लेते हैं। Which of the following committee recommend elephant bond as a specialized security product providing funds towards long-term infrastructure? लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विदेशों से, कि मतलब भारत में कोई लंबे समय तक इन्वेस्ट करे और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि हम लोग डेवलप करें, इसके लिए धन जुटाया जाएगा बॉन्ड के जरिए, जिसका नाम होगा एलिफेंट फंड। तो उस एलिफेंट फंड है वो होनी चाहिए। इसकी वकालत है वो किसने की थी, कौन सी कमेटी थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला कमेटी है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चल लेते हैं, पूरा किसी को पढ़ने पूरा पढ़ लीजिए कि कमेटी का क्या था। विद रेफरेंस टू द डिस्ट्रिक्ट एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर, कौन कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है निम्नलिखित में से, आपको ये बताना है। डिस्ट्रिक्ट एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, इससे रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आया था, पहले भी क्वेश्चन हमारी सीरीज में आ चुका है। तो जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, और यहाँ पे जिक्र आ गया है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी से रिलेटेड, कि ये कंस्टिट्यूशनल बॉडी है। इट कंप्राइजेज मेंबर्स who have experience in the field of administration. Only function of committee is to consolidate the plans prepared by the panchayat and municipalities in the district और मेट्रोपॉलिटन एरिया, कि जो पंचायत के मेंबर होते हैं, म्युनिसिपैलिटी के मेंबर होते हैं, या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया में उसके मेंबर होते हैं, वो जो प्लान बना कर देते हैं उसके ऊपर वो काम करती है, उसको कंसोलिडेट काम करती है, आगे बढ़ाती है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारे पहले वाले क्वेश्चनों में भी आई थी, पहले सेशन में। ये स्टेटमेंट करेक्ट है और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये दूसरी है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि 3/4 मेंबर्स होते हैं ना इसके, वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के, उन्हीं में से ही होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं है ये, एक किस्म से इलेक्टेड बॉडी है ज्यादा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है पहली और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को और पहले जो हमने डिस्कस किया म्युनिसिपल इस पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी पे, दोनों को मिलाकर आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, पूरी जानकारी आप ले सकते हैं कि संविधान में इसका जिक्र कहां पे है, क्योंकि संविधान में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसका आर्टिकल भी होगा कोई, तो आर्टिकल कहां पे है उसका जिक्र भी आपको सामने प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हु अमंग द फॉलोइंग विल बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट फॉर बीइंग इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में जो एमपी होता है वो उसके लिए इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा या उसकी मेंबरशिप जाती रहेगी। डिस्क्वालिफाइड कौन होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, कौन इलेक्शन नहीं लड़ सकता? ही इज ए डायरेक्टर, या सदस्यता चली जाएगी।
अगर वो डायरेक्टर है या मैनेजमेंट का एजेंट है, मैनेजमेंट में है कॉरपोरेशन के किसी के, जहां पे कि सरकार की 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी है, वो उसका मतलब उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या वो त्याग पत्र दे दे, ठीक है, या वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, पहले त्याग पत्र दे। ही और सी हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ, कि वो उसको सजा हो चुकी और 6 महीने से ज्यादा की सजा हो। 6 महीने की अगर किसी को ज्यादा सजा हो गई तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और इफ ही और सी हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट, कि अगर उसने गवर्नमेंट सर्विस के दौरान करप्शन किया या कोई डिसलॉयल्टी दिखाई, उसको डिसमिस कर दिया, सरकार ने बाहर कर दिया, अब वो एमपी का इलेक्शन लड़ पाएगा? कभी जिंदगी में नहीं लड़ सकता। गवर्नमेंट सर्विस से बाहर निकलने के बाद में करप्शन और उसकी वजह से उसको जिंदगी में कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, राजनीति में नहीं आ सकता, ठीक है। और चौथी स्टेटमेंट है नन ऑफ दीज। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट है, कौन किस आधार पे वो विल बी डिस्क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड कब होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर है सी। यहां पे ये सही क्यों नहीं है? 6 महीने नहीं है, 2 साल से ज्यादा की सजा, 2 साल से ज्यादा की सजा। ताजा एग्जाम्पल है हरियाणा में चौटाला साहब, जिनको की 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं। फिर क्या यहां 10 की बजाय 25% होता तो ठीक होता? तो स्टेटमेंट तो गलत है। पूछा कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो सही यही है, सही यही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A person X voluntarily acquired the citizenship of foreign state under the Constitution of India. Which of the following post is he thus disqualified from holding? अगर मान लो किसी को, कोई बंदा है वो वॉलेंट्री बोलता है कि मैं भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता, वो कनाडा या फिर वो चला जाता है ऑस्ट्रेलिया, भारत की नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ देता है, ठीक है, भारत की छोड़ देता है, दूसरे की एक्वायर कर लेता है, या छोड़ता भी नहीं तो एक्वायर हो जाता है, जिसका मतलब भारत की वो चली जाएगी, उसकी बात एक ही है। तो यहां पे बताना है कि निम्नलिखित में फिर वो क्या नहीं बन पाएगा? प्रेसिडेंट बन सकता है क्या? वो क्या एमएलसी बन सकता है क्या? क्या वो कोई आईएएस बन सकता है क्या? ठीक है, मतलब किसी पोस्ट पे हो सकता है क्या, जो कि पब्लिक सर्वेंट हो उस पोस्ट पे हो सकता है क्या? तो बताना आपको कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इन तीनों में से ही भारत का नागरिक होना आवश्यक है। तो वो भारत का नागरिक नहीं हुआ तो तीनों में कोई भी चीज पे वो नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चल लेते हैं। और भी आप देख सकते हैं कि अगर भारत का नागरिक होने के लिए, भारत का नागरिक होगा तो ये चीजें उसको सुविधाएं मिलेगी, ये आप उसी रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। पूरा पढ़ भी लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट है निम्नलिखित में से वो इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो बताओ कौन कौन सी है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड एक्सपेंसेस कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। क्या ऐसा है कि प्रेसिडेंट है उसके हाथ में है, प्रेसिडेंट डिस्पोज कर सकता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और पार्लियामेंट की अप्रूवल की कभी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया कैन बी यूज टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कि भारत का जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है वो स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब राज्य सरकार है, उसके खर्चे अगर कोई वहां पे पर्टिकुलर तूफान आ जाता है, बांध आ जाती है पर्टिकुलर राज्य में, तो वहां से भी विड्रॉ किया जा सकता है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का यूज किया जा सकता है। कॉर्पस फॉर कंटीजेंसी फंड एट प्रेजेंट इज 500 एंड इज इनहेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट द्वारा इनहेंस कर दिया जाता है। 500 करोड़ का जो फंड है कंटीजेंसी फंड ऑफ, जो कि आज के टाइम में है, वो बार बार बढ़ सकता है। तो बताना कौन कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर क्या है? डी है। बी और सी दोनों है गलत। क्यों है? क्योंकि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया वो केंद्र सरकार के लिए है, केंद्र सरकार यूज करेगी। राज्यों का कंटीजेंसी फंड है वो अलग होता है, केंद्र का अलग होता है। तो ये स्टेटमेंट राज्य और केंद्र के बीच का मामला आ गया, गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, लेकिन वो बाद में चाहिए। आप यूज कर सकते हैं लेकिन बाद में पार्लियामेंट की अप्रूवल होती रहेगी, तो चाहिए तो सही ना। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है। ये सही है 500। अच्छा, ये स्टेटमेंट कौन सी थी? ये बी और सी गलत है ना। ये सही है। एक मिनट। एक्सपेंसेस कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। एक्सपेंसेस तो किया जा सकता है पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना, लेकिन पार्लियामेंट की अप्रूवल बाद में चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कहीं ना कहीं स्टेटमेंट क्या है कि वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? कि एक्सपेंस किया जा सकता है, एक्सपेंस की अप्रूवल बाद में होगी, ठीक है। तो फिर क्या है कि बी सही है और बी गलत हुआ,
और सी गलत हुआ। बी क्यों गलत हुआ? सेंट्रल स्टेट का मामला, और यह कि 500 करोड़ है वो समय समय प्रेसिडेंट नहीं, कौन अप्रूव करेगा? पार्लियामेंट है वो बढ़ा सकती है, तो पार्लियामेंट इसका यहां पे होना चाहिए। तो ये बी और सी गलत हो गया, डी इसका आंसर होगा। दोनों गलत स्टेटमेंट है, बी और सी। आगे देख लेते हैं। इनफैक्ट क्या है कि अगर आप देखें तो इसका जो एग्जैक्ट मतलब कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया वो 267 आर्टिकल में है, और इट इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेजेंट टू इनेबल हिम और हर टू मेक एडवांसेस टू मीट अन अर्जेंट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर पेंडिंग ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट। पेंडिंग ऑथराइजेशन वर्ड है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है इसमें, कि पार्लियामेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लेकिन बाद में पड़ेगी, बिना मतलब खर्चा किया जा सकता है लेकिन बाद में अप्रूवल आ जाएगी। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे क्या आ गया? फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, और क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटी है वो टू मेक फंडामेंटल राइट मोर इफेक्टिव। क्यों ऐड की गई फंडामेंटल ड्यूटी? टू चेक द एंटी नेशनल सबवर्सिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, टू अकॉर्ड प्रायोरिटी टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट्स, टू अचीव ऑल अबव ऑब्जेक्टिव। किस पर्पज के लिए फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया? किस पर्पज के लिए फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था? वो आंसर क्या है इसका? बी इसका आंसर होगा, कि जो फंडामेंटल ड्यूटी, अगर आपके पास में फंडामेंटल राइट है तो कुछ कर्तव्य भी है। तो क्या है कि जो एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही थी, राष्ट्र विध्वंसकारी, राष्ट्र विरोधी, असंवैधानिक जो तरीके अपनाए जा रहे थे कि आपको ऑफिस में नहीं जा रहे, सरकारी ड्यूटी नहीं दे रहे, ठीक है, इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीजें हो रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है वो क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, applicable to all public and private bodies, applicable for all states। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि भारतीयों को है, लेकिन इसमें जो एज ए पर्सन है उनको अप्लीकेबल है, सिटीजन एज ए पर्सन। देयरफॉर कॉर्पोरेशन है, कंपनी है, कोई एनीबॉडी और इंडिविजुअल है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, उसको ये अलाउड नहीं है, उसको अलाउड नहीं है। और किसको अलाउड नहीं है? विदेशियों को तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया एज ए पर्सन होना चाहिए वो, न कि कॉर्पोरेशन और कंपनी होनी चाहिए। ओनली प्राइम मिनिस्टर टू डाई अब्रोड ड्यूरिंग ऑफिशियल टूर। कौन से थे जो कि विदेश में उनकी मृत्यु हो गई थी, बाहर दौरे पे थे? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि उनकी देहांत हुआ था उज्बेकिस्तान में, जो कि पहले ही सोवियत यूनियन बोलते होते उसको। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता के बाद में पीस ट्रीटी साइन की थी, इंडो पाकिस्तान वार के बाद में 1965 में। विद रेफरेंस टू नेशनल डिफेंस फंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक नेशनल डिफेंस फंड है वो बनाया गया है, तो नेशनल डिफेंस फंड से रिलेटेड कुछ एक स्टेटमेंट है आपके सामने, और वो क्या है? इट हैज बीन सेटअप टू प्रमोट स्टार्टअप। डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप, जो स्टार्टअप कंपनियां होती है, जो स्टार्ट करती है इनफैक्ट, उनको बढ़ावा देने के लिए डिफेंस नेशनल डिफेंस फंड है वो बनाया गया है। क्या बात सही है कि नेशनल डिफेंस उसके पर्पज के लिए बनाया गया? दूसरी बात, फंड इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पब्लिक एंड डज नॉट गेट एनी बजटरी सपोर्ट। कि ये पब्लिक का फंड है, पब्लिक वॉलंटरी देती है और सरकार में इसका कोई योगदान नहीं करती, सरकार कोई योगदान नहीं करती। नेशनल डिफेंस फंड में सरकार का कोई योगदान नहीं है। तीसरा है, इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय एग्जीक्यूटिव कमेटी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की कमेटी है वो उसको चेयर करती है और वो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करती है इसका। तीसरी स्टेटमेंट, ये बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट नेशनल डिफेंस फंड से करेक्ट है? तो पीछे काफी ज्यादा चर्चा, ये मतलब जो सरकार है आर्मी को आगे लगा देती है हर बात पे, जहां पे भी दिक्कतें आती है तो आर्मी को लगा देती है। आर्मी मतलब नेशनलिज्म, जो अल्ट्रा नेशनलिज्म या जो स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म की बात आती है, वहां पे आर्मी को एक बहुत बड़ी चीज प्रेजेंट के रूप में किया जाता है। तो उससे रिलेटेड पीछे काफी घटनाएं हुई है, और एक नेशनल डिफेंस फंड भी बना है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बना हुआ आपके सामने। बताओ किसका स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ना वो है बी। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है, पहली गलत है। इन इफेक्ट क्या है कि जो वार में फंड कहां पे यूज होता है, ये कि जो आर्म फोर्सेज होती है उनके मेंबर्स के लिए, वेलफेयर के लिए, उनके डिपेंडेंट के लिए ही इस्तेमाल होगा। एक तो ये बात है इसका, ठीक है ना। एक तो ये बात है, कोई भी जनता वॉलंटरी डोनेशन देगी, इसमें कैश में या इनकाइंड में दे सकती है, कैश में इनकाइंड में जनता देगी, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। पहले क्या होता है, लड़ाई होती थी तो उसमें क्या होता था कि तरीका क्या हो, जनता मतलब आर्मी जो
उसके जो डिपेंडेंट है या आर्मी पर्सन घायल हो जाते हैं, उनकी कोई मदद करना चाहता है, तो इसके लिए नेशनल डिफेंस फंड बना हुआ है। ठीक है, इसके जो चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव कमेटी के, वो है प्राइम मिनिस्टर, और डिफेंस, फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री इसके मेंबर है। ये भी याद रखना कौन कौन से इसके मेंबर है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर इसके खजांची होंगे इस फंड के, ज्वाइंट सेक्रेटरी पीएमओ इसके सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमेटी के, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में इसका खाता होगा। फंड है इंटायरली डिपेंडेंट ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पब्लिक, और बजटरी सपोर्ट इसमें नहीं दिया जाता। फंड है ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ले सकते हैं इसमें। व्हाट डज स्टैट्यूटरी टाउन मीन्स? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप सेंसस के बारे में बहुत दुनिया भर की चीजें पढ़ते हैं। सेंसस में दो टाइप के टाउन आते हैं, एक सेंसस टाउन होता है, एक स्टैट्यूटरी टाउन होता है। तो यहां पे स्टैट्यूटरी टाउन का मतलब क्या है? सिटीज सिलेक्टेड अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, अर्बन सेटलमेंट गवर्न बाय अर्बन लोकल बॉडीज, टाउनशिप प्लान प्रोजेक्टेड ऑफ रियल स्टेट, और इलीगल सेटलमेंट इन सब अर्ब्स। तो चारों में से स्टैट्यूटरी टाउन है वो क्या है? स्टैट्यूटरी टाउन क्या है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, अर्बन सेटलमेंट गवर्न बाय अर्बन लोकल बॉडी। मतलब कि जहां पे सेंसस 2011 के बाद में 11 की जो सेंसस है उसको में एक प्रोविजन रखा गया था कि हम लोग यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी टाउन काउंट होगा, और एक क्या होगा, एक होगा काउंट है जो कि होगा सेंसस टाउन। ठीक है, तो सेंसस टाउन है वो क्या है कि जो जहां पे म्युनिसिपैलिटी वगैरह नहीं है, म्युनिसिपैलिटी वगैरह नहीं है या कॉर्पोरेशन नहीं है, ठीक है, म्युनिसिपल कमेटी नहीं है, जहां पे ये है उसको बोलेंगे स्टैट्यूटरी टाउन। मतलब जहां गवर्न लोकल बॉडी द्वारा गवर्न किया जा रहा हो। ठीक है, जो सेंसस टाउन वो हो गए जहां की पॉपुलेशन मिनिमम 5000 है, उससे ऊपर ज्यादा है। ठीक है, और 75% से ज्यादा मेल पॉपुलेशन वर्किंग है, और 400 स्क्वायर कम से कम 400% पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग रह रहे हो, तो वो क्या है, वो सेंसस टाउन है। और स्टैट्यूटरी टाउन आपके सामने होगी। तो दो ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, द डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड इज एसोसिएटेड विद। आप कई चीजें आपने पहले डॉक्ट्राइन सुनी है, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या, यहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ है या संविधान में व्याख्या, वहीं उसका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड, अधिकृत क्षेत्र का सिद्धांत किसे बोलते हैं? ठीक है, जैसे कि एजुकेशन है, अब इस पे केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, राज्य सरकार भी बना सकती है कानून। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया तो इसका मतलब उसने ऑक्यूपाई कर लिया उस पर्टिकुलर स्पेस को, कि आप इस मुद्दे पे कानून अब राज्य का प्रभावी नहीं होगा। क्योंकि जब कंकरेंट लिस्ट में पार्लियामेंट कानून बना दे तो फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसकी बात कोई ज्यादा दम नहीं रह जाती, और वो करता है उसका पलड़ा भारी होता है, किसका? पार्लियामेंट का। तो इसका पार्लियामेंट का तो ये सिद्धांत क्या बोलते हैं? इस सिद्धांत को डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड, मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शन को आपने ऑक्यूपाई कर लिया है, उसको बोलते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसके संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये इससे संबंधित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भारत के प्रधानमंत्री है उसका पद है, वो कन्वेंशन के ऊपर आधारित है, पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट किया गया है, संविधान के द्वारा क्रिएट किया गया है, या इज लेस पावरफुल देन प्रेजेंट, प्रेजेंट से कम पावरफुल है। तो ये चार स्टेटमेंट है, उसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, भारत का जो संविधान है उसके द्वारा किया गया है क्रिएट, और स्पेशल आर्टिकल भी होता है। तो इसलिए जहां जहां पे आर्टिकल प्रधानमंत्री होगा या आर्टिकल होगा और इस तरह से रिपोर्ट होगी, रिप्रेजेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होंगे, तो इसका मतलब वो संवैधानिक दर्जा है उसको। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो बजट है उसको एक्चुअल में संविधान में क्या बोला जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। In respect of each financial year shall be presented to the house on such day as, कि जिस दिन पेश की जाएगी वो डे डिसाइड कौन करता है? बजट जिस दिन पेश होता है पार्लियामेंट में, वो बजट का डे डिसाइड कौन करता है? स्पीकर करता है, प्रेसिडेंट करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है, फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में डायरेक्ट। करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, आगे चल लेते हैं। और आर्टिकल कौन सा है? 112। सुप्रीम कोर्ट इन नालसा जजमेंट रिकॉग्नाइज द राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। फॉलोइंग द जजमेंट द ट्रांसजेंडर वर इंटाइटल्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। यहां पे क्वेश्चन आ गया है ट्रांसजेंडर से रिलेटेड।
समलैंगिक बोलते हैं, आपको पता ही होगा, ट्रांसजेंडर है, उसका मामला भी पीछे चर्चा में रहा है। नालसा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में लड़ा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ व्याख्या की और उनको अधिकार दिए गए। तो ट्रांसजेंडर के क्या राइट होंगे, समलैंगिकों को क्या राइट है, उसके ऊपर है ये। तो कौन कौन से राइट है, क्या आर्टिकल 14, 15 और 16 इन सभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सभी ट्रांसजेंडर भी इंटाइटल्ड है इन आर्टिकल के लिए, इनमें जो राइट है फंडामेंटल राइट उनके लिए है। क्या ये बात सही है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें कोई आर्टिकल सही है, तीनों सही है, बिल्कुल तीनों सही है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लंबा चौड़ा जजमेंट दिया हुआ है, पूरा आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। यहां इसके बारे में पूरा जिक्र है कि ट्रांसजेंडर को भी एक सेक्स के रूप में मानना है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सेक्स का मतलब ये जो बायोलॉजिकल है, फीमेल मेल फीमेल, वो वाला नहीं है। यहाँ पे सेक्स का मतलब कुछ और है, और वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की पावर है। मतलब आप डिसाइड कर सकते हैं ट्रांसजेंडर की मतलब जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो एक उसकी एक्सप्रेशन है डिग्निटी के साथ में, वो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे की है। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी है, उसकी रिकॉग्निशन की है इस फैसले में। तो पूरा आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, और ये आर्टिकल सारे इंक्लूड है। बिसाइड्स रिप्रेजेंटेशन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो डेलिबरेटिव बॉडी विद डाइवर्स फंक्शन। यहां पे है कि बिसाइड रिप्रेजेंटेशन, भाई एमपी तो ही है जो कि मतलब देश को रिप्रेजेंट कर रही है, देश की भावना को रिप्रेजेंट कर रही है, पार्लियामेंट है, वो इज ऑल्सो डेलिबरेटिव बॉडी विद डाइवर्स फंक्शन। उसके बहुत सारे और भी काम है। बताना आपको विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कि पार्लियामेंट का काम है, चारों में से कौन सा नहीं है। मतलब आपको थोड़ा सा कंपैरिजन देखना है कि चारों में से कौन सा काम इस पार्लियामेंट का नहीं है। तो आगे पहला है कि वेंटिलेटिंग द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल, लोगों की शिकायतों पर चर्चा करना। एग्जीक्यूटिव मेजर पॉलिसी डिसीजन, होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन एंड एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट को या सरकार को उसके जो खर्चे वगैरह हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर हो रहे, काम हो रहे, उसकी जवाबदारी तय करना। संविधान में संशोधन करना, ये तो बिल्कुल साफ साफ है, संविधान में संशोधन करना पार्लियामेंट का काम है। सरकार को अकाउंटेबल ठहराना है, पार्लियामेंट का काम है। फिर आ जाता है कि जनता की शिकायतें, जनता के मुद्दे होते हैं। अगर कोरोना की वजह से कोई चीजें ठीक नहीं हो रही है, बाढ़ आ रही है, उसके मुद्दे उठाना, जनता के पब्लिक इंपोर्टेंस के मुद्दे उठाना, वो भी उसका काम है। तो ये भी है। तो बी नहीं है, जो मेजर पॉलिसी डिसीजन है उसको एग्जीक्यूट करना, वो किसका काम है, वो सरकार का काम है, ब्यूरोक्रेसी का काम आगे। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये काम पार्लियामेंट का नहीं है। वाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन ऑपरेशन द ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए पीरियड, कि अगर मान लो आपातकाल की घोषणा हो, उस टाइम में लगी हो, आपातकाल लगा हो देश में, तो लोकसभा है ऑपरेशन ड्यूरिंग लिखा हुआ है यहां पे कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। तो यहां पे आंसर क्या होगा इसका, यहां पे आंसर हो जाएगा 1 साल 1 बार में। कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 बार में 1 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है। इसका सी आंसर हो जाएगा। इसका क्या है, सी आंसर हो जाएगा, 1 साल में 1 बार और कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, in 3 states, there shall be a minister in charge of tribal welfare, who may in addition be in charge of welfare and scheduled caste and backward classes. बताना आपको कि which one of the following state is not covered by the article। कौन सा कुछ राज्य हैं जहां पर क्या ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होगा, और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है, बताओ निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है संविधान के मुताबिक। इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है पंजाब में नहीं होगा, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। ये क्या है कि वहां पे ट्राइबल बहुल एरिया है, तो वहां पे एक्चुअल में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होना अनिवार्य, आर्टिकल 164(1) के मुताबिक। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज अंडर द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट में, मतलब कि पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है संविधान के 7वें शेड्यूल में, वो बाकी राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, या कंकरेंट लिस्ट में वो उसका नाम नहीं है। तो वो कौन सा सब्जेक्ट है, पब्लिक हेल्थ पे, फिशरी पे, एग्रीकल्चर, इन तीनों पे राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन यहां पे ये केंद्र सरकार बनाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पे पार्लियामेंट के पास पावर है रेगुलेट करने की लेबर और सेफ्टी माइंस में और ऑयल फील्ड में। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू जोनल कल्चरल सेंटर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जोनल कल्चरल सेंटर है, आपका नाम आपने सुना होगा नाम, जो थोड़ा बहुत कल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं, जब आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो इसका भी जिक्र आता रहता है, कल्चर प्रोग्राम हो रहे हैं वहां पे, जोनल कल्चरल सेंटर ने करवाए हैं, ठीक है। तो बताना आपको, दे आर सेटअप टू प्रमोट वेरियस फॉर्म ऑफ द फोक आर्ट एंड कल्चर। दे आर एस्टेब्लिश्ड एज ए ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर।
विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज और आर करेक्ट। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट है इसमें करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। आप देख लेते हैं ऊपर वाली, ये क्या है कि जो आर्ट और कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए सेटअप किया गया, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट है, ये करेक्ट हो गई है। देखो 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स है, कितने? 7 है। ठीक है, और उसका जो हेडक्वार्टर पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दिमापुर एंड तंजौर में है। और ये वेरियस एक्टिविटी करते हैं, कल्चरल एक्टिविटी रेगुलर बेस पे पूरे थ्रू आउट इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंस्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ द गवर्नर। आपको ये बताना है कि जो गवर्नर से संबंधित है कुछ स्टेटमेंट है वो कौन कौन सी सही है। तो पहली स्टेटमेंट देखिए गवर्नर से रिलेटेड, ए पर्सन कैन बी अपॉइंटेड ए गवर्नर फॉर मैक्सिमम 2 स्टेट, की 2 राज्यों से ज्यादा गवर्नर नहीं बनाया जा सकता एक आदमी को। क्या ये बात सही है? क्या गवर्नर 2 से ज्यादा राज्यों का नहीं हो सकता? फिर है कंस्टिट्यूशनल प्रोविड ए पर्सन डोमिसाइल्ड इन ए पर्टिकुलर स्टेट टू बिकम द गवर्नर, कि संविधान में लिखा हुआ है कि जिस राज्य में गवर्नर बनाया जाएगा उसका वो डोमिसाइल नहीं होना चाहिए, उसके पास में उसका बासिंदा नहीं होना चाहिए वो। तीसरा है कंस्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ ए गवर्नर, कि गवर्नर को रिमूव करने के लिए जो तरीका है वो संविधान ने नहीं बताया, संविधान में लिखा हुआ नहीं है गवर्नर को कैसे हटाना है। गवर्नर प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर काउंसिल जो मिनिस्टर होते हैं उनकी मीटिंग को अध्यक्षता करता है। तो क्या कौन सी स्टेटमेंट है इसमें वो सही है? तो ये तो गलत है, 2 से ज्यादा का गवर्नर हो सकता है। फिर क्या है कि संविधान ने यह नहीं लिखा कि उसका वो कन्वेंशन है, वो क्या है? कन्वेंशन है कि उस राज्य का गवर्नर नहीं होना चाहिए, संविधान में नहीं है इसका जिक्र। कंस्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड फॉर रिमूवल, संविधान में यह नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये आंसर सही है, सी इसका सही होगा। संविधान में प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, रिमूवल कैसे होगा गवर्नर का इसका कोई तरीका नहीं है। ठीक है, इसका कोई पूरा व्याख्या नहीं है, तो सी स्टेटमेंट है, ये बात बिल्कुल सही है, सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, इफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ही एक्सरसाइज इज फंक्शन, अगर किसी राज्य के गवर्नर को यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाता है, मतलब एक राज्य का गवर्नर है वो, और साथ में क्या यूनियन टेरिटरी है उसका भी उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है, उसको मुखिया बना दिया जाता है, मतलब सेंटर का वो प्रतिनिधि हो रहा है, वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। तो वो काम कैसे करेगा? ऑन द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, की राज्य में जो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके एडवाइस पे काम करेगा, या इंडिपेंडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट डायरेक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, वो किसके आधार पे काम करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका बी। राइट आंसर क्या है? बी, इंडिपेंडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसका कोई लेना देना नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में। प्रेसिडेंट में अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी, की एडजॉइनिंग मतलब कि जैसे कि कोई राज्य है और उसके साथ में कोई यूनियन टेरिटरी लग रही है, तो उसका भी प्रेसिडेंट उसको यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा सकता है। He shall exercise his function as such administrator independently of his council of minister। तो ये इसकी करेक्ट व्याख्या है। Which of the following committee is not concerned with the पंचायती राज, पंचायती राज के साथ में कौन कौन सी कमेटी है उसका संबंध नहीं है। तो अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय कमेटी और वी के आर वी राव कमेटी है, इन तीनों का संबंध है वो पंचायती राज से है। संतलन कमेटी है उसका भ्रष्टाचार से रिलेटेड है, उसका क्या है? उसका कमेटी है सीवीसी से रिलेटेड है। ठीक है, 1962 में ये बनाई गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये संतलन कमेटी है, संतलन कमेटी, उसका पंचायती राज से जिक्र नहीं है, उसका संबंध नहीं है। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ पंचायत राज इज, बताना आपको कि पंचायती राज का एडवांटेजेस क्या है। एक एडवांटेज क्या है जो आपको बताना है 4 में से, तो थोड़ा सब्जेक्टिव कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपने सारी चीजों को सही समझा, पॉलिटी को समझ रहे हैं, गवर्नेंस को समझ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को समझ रहे हैं, तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। और प्रोवाइडिंग पैरेलल गवर्नमेंट इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में एक पैरेलल गवर्नमेंट प्रोवाइड करना है। सरकार हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और साथ में क्या है कि वहां पे कुछ खास पंचायतें भी हो, साथ में पंचायत मतलब पैरेलल गवर्नमेंट प्रोवाइड की जाएगी। क्या इसका ये मतलब है? ये एडवांटेज है। सर्विंग रूरल पीपल वेल, लोगों को अच्छी तरीके से सेवा करना, ये है। इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल एरिया में, क्या इसका ये ऑब्जेक्टिव है। गिविंग ए सेंस ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस टू रूरल मासेस, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी, कि ये एक किस्म से लोगों को इंपावर करता है, लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस करवाता है, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। ठीक है, अपने डिसीजन मेकिंग में और डेवलपमेंट में, सोशल
और जो पोवर्टी उत्थान है, पोवर्टी से बाहर निकालने लोगों, उसमें उसका मेन रोल होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज और वर ए यूनियन टेरिटरी बिफोर अटेनिंग स्टेटहुड। आपको बताना है कि कौन सा निम्नलिखित में से पहले यूनियन टेरिटरी था। कौन सा स्टेट यूनियन टेरिटरी था इनमें से? तो हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था और साथ में मणिपुर यूनियन टेरिटरी था। सिक्किम है वो एसोसिएट स्टेट था, वो यूनियन टेरिटरी नहीं था। तो पहला और तीसरा इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है? मणिपुर और हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी थे। सिक्किम है वो क्या है कि भारत का 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से राज्य बना है, लेकिन उससे पहले वो 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसमें एसोसिएट स्टेट है वो बना था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अप्लाइज टू केसेस ऑफ पब्लिक इंजुरी अराइजिंग फ्रॉम, कि जो सार्वजनिक क्षति के जो मामले होते हैं उसमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है। बताना आपको कि किन मुद्दों पे, कि ब्रीच ऑफ पब्लिक ड्यूटी पे हो सकती है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, वायलेशन ऑफ ए लॉ, ऑल ऑफ द अबव। कि पीआईएल है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकती है जनहित याचिका। बताओ कि किस केस में की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो डी है। इन सारे मामलों में अगर मान लो कोई ढंग से पब्लिक ड्यूटी नहीं दे रहा है, जनहित याचिका में पहुंच सकता है। संविधान के जो प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन, उसको वायलेशन हो रहा है उनका, अगर किसी लॉ का वायलेशन हो रहा है, तो सारे मामलों में वहां पे पहुंचा जा सकता है, पीआईएल दाखिल की जा सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्टली रिलेटेड है अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अपीलेट होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, जिसमें सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। फिर आता है अपीलेट जुरिडिक्शन, मतलब अपील के जरिए जाया जा सकता है। तो अपील्स मेड इन सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, अपील मेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, और एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स। तो बिटवीन स्टेट है, ये सारे क्या है कि बिटवीन स्टेट हुआ, यूनियन स्टेट हुआ, ये तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और अपील मेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, तो इन दोनों में से बच गए, तो ये अपील है यहाँ पे सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल, इन सारे केसेस मामले है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं। विजय माल्या का जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, क्रिमिनल ऑफेंस। या कोई और जैसे ट्रांसजेंडर वाला मामला था, सिविल पिटीशन, वो जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोई संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड सीए वाला मामला, वो भी जा सकता है। तो और अपील बाय स्पेशल लीव, ठीक है, ये सारे मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपील के जरिए जाए जा सकते हैं। इन द वर्डिक्ट ऑफ विच केस सुप्रीम कोर्ट हैज नोटिफाइड पार्लियामेंट एफर्ट टू एस्टेब्लिश द प्रेफरेंस ऑफ ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर द फंडामेंटल राइट। सरकार ने कोशिश की थी पार्लियामेंट के जरिए लॉ बनाकर कि जो फंडामेंटल राइट है उसके ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो प्रेफरेंस दी जाएगी उसको, मतलब दोनों को बैलेंस नहीं किया जाएगा, प्रेफरेंस दी जाएगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, कि सरकार जो पॉलिसी बनाएगी उसमें फिर फंडामेंटल राइट नहीं देखा जाएगा। तो इस अवधारणा को सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत साबित किया, मतलब एक जजमेंट दिया। वो कौन सा जजमेंट था, किस केस में जजमेंट आया था ये? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। आगे देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी की जो कंपोजिशन होती है, यूपीएससी की जो संरचना होती है जिसमें कि मेंबर्स होते हैं, वो संविधान में लिखा हुआ है, डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, डिटरमाइंड बाय द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। कौन कंपोजिशन तय करता है? कौन कंपोजिशन तय करता है? ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। यूपीएससी एक कंस्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन इसके जो मेंबर्स है वो कितने होंगे वो कौन डिसाइड करता है? डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट समय समय पर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपने जब आप तैयारी कर रहे होते हैं और थ्योरी पढ़ी होती है उसमें ऐसी स्टेटमेंट होती है, यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The constitution without specifying the strength of commission has left the matter to the discretion of president who determine its composition। कि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन है कितने मेंबर्स इसमें होगी वो कंपोजिशन डिसाइड करेंगे। तो ये बात है, ठीक है, पूरी स्टेटमेंट आपको पढ़ने की आवश्यकता है इस पे, वरना गलत हो सकता है आंसर। आगे देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू वार्ड्स कमेटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये वार्ड्स कमेटी का जिक्र थोड़ा पहले भी आया था हमारी पूरी सीरीज में, अब ये फिर आया है वार्ड्स कमेटी का। आप जो लोग शहरों में रहते हैं उनको पता है वार्ड्स में इलेक्शन होते हैं, और उसके बाद क्या है कि म्युनिसिपैलिटी अलग अलग वार्ड्स की बनी होती है, म्युनिसिपैलिटी में कई वार्ड्स होते हैं, वार्ड्स की कमेटी भी होती है। क्वेश्चन यहाँ पे वार्ड्स कमेटी से रिलेटेड है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स फॉर सेटिंग ऑफ वार्ड्स कमेटी विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ म्युनिसिपैलिटी हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 10 lakhs और मोर। आपको ये बताना है कि संविधान, पहली स्टेटमेंट ये संविधान में लिखा हुआ है कि वार्ड कमेटी होगी जो टेरिटोरियल एरिया है म्युनिसिपैलिटी का, वार्ड कमेटी का, उसके ऊपर, और जहां पे कि 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा वो उसका पॉपुलेशन होनी चाहिए म्युनिसिपैलिटी की। क्या ये बात सही है? क्या वार्ड कमेटी तभी होगी। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ प्रोवाइड फॉर बोथ कंपोजिशन एंड मैनर इन विच द सीट्स इन ए वार्ड कमेटी शैल बी फिल्ड, कि वार्ड कमेटी की जो सीट्स है वो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाकर कंपोजिशन और मैनर्स बताएगा, कंपोजिशन और मैनर्स बताएगा। बताना आपको क्या है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका बी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये गलत है। यहाँ पे 3 लाख पॉपुलेशन होगी और ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉ इनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा पढ़ भी लेना है कि 243S आर्टिकल है, उसमें क्या बोला जाता है कि वार्ड कमेटी होगी जिसमें कि कंसिस्ट ऑफ 1 or more wards within the territorial area of municipality having a population of 3 or more लाख। तो यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा लाख है। और दूसरा क्या है कि 243S2 में लिखा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉ के जरिए प्रोविजन रख सकता है कि कंपोजिशन क्या होगी टेरिटोरियल एरिया कमेटी का, उस पर्टिकुलर कमेटी का क्या होगा और किस मैनर से वो सीट अवार्ड कमेटी की भरी जाएंगी। तो दूसरी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमतौर पर स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि इसको तो इग्नोर कर देते हैं, अवार्ड कमेटी के बारे में कौन पूछेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ए फिजिकल फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिव रिसोर्स ट्रांसफर टू स्टेट रेफर टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए। और स्पेशली क्या है कि जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात या साउथ इंडिया स्टेट्स है, वो बड़ा ऑब्जेक्शन करते हैं कि हम कमाते हैं, हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, हम ज्यादा कंज्यूम भी करते हैं, लेकिन कुछ राज्य गरीब हैं और हम उनको पालन पोषण का काम करें, वहां पे दुनिया भर के भ्रष्टाचार है और न वो इस बात को समझते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर राज्य, स्पेशली बिहार और यूपी या मध्य प्रदेश, इन पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि देखो ये राज्य है, इनकी जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लोग ढंग से काम नहीं करते, गवर्नेंस इनकी ठीक नहीं है, कंजम्पशन भी नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं होता। और जो सेंटर के पास जो फंड आता है, सेंटर के पास जो फंड आता है उसका डिवोल्यूशन होता है, मतलब जो बंटवारा होता है वो उस आधार पे होता है, मतलब वो उसका, यह हमारा वाला बातें नहीं मानी जाती, उसका एक किस्म से जो बंटवारा है उसका समान रूप से होता है, उस रूप में कि जहां पे कैसे कैसे लोग यूज करेंगे। कहने का मतलब है इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है कुछ स्टेट्स को, स्पेशली जो कि हाई परफॉर्मर स्टेट है जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत हाई है। तो विद रेफरेंस टू फिजिकल फेडरलिज्म, यहां पे यही बात आ रही है कि फिजिकल फेडरलिज्म का मतलब राज्यों को जो उसके अंदर धन देगा उसको फिजिकल फेडरलिज्म बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिव रिसोर्स ट्रांसफर, यहां पे रीडिस्ट्रीब्यूटिव रिसोर्स ट्रांसफर मतलब जो पैसा केंद्र के पास आ गया अब उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसको राज्य को किस ढंग से करना है। रेफर टू डिवोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड फंड्स टू स्टेट फ्रॉम द सेंटर, expenditure on social security scheme by the center in a state, gross devolution of the state adjusted for the respective state share in aggregate GDP। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये जो मैंने आपको एक्चुअल में क्या है कि समझाई दिया, क्वेश्चन भी समझा दिया कि इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे मतलब भी पूछा है। यहाँ पे क्या है कि मतलब पूछा है कि जो जीडीपी है, एग्रीगेट जीडीपी, और उसमें जो राज्य को किस ढंग से बंटवारा किया जाएगा रिसोर्सेज का, ग्रोस डिवोल्यूशन टू स्टेट है, उसका जिक्र है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरा जानकारी इसमें दी गई, ये मामला क्यों आया, 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में भी इस पे बोला गया है। इस पे कुछ कमेंट किया गया है कि रीडिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स ट्रांसफर शुड बी सिग्निफिकेंटली लिंक टू फिजिकल एंड गवर्नेंस एफर्ट्स ऑन द पार्ट्स ऑफ द स्टेट, कि राज्यों की जो भूमिका है, गवर्नेंस है और फिजिकल परफॉर्मेंस है, उसके आधार पे एक क्या फिजूल खर्चे किए जा रहे हैं, ये फ्री वो फ्री, और दूसरे राज्य उनको पैसे दे रहे हैं एक किस्म से, तो उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस क्या है, गवर्नेंस की परफॉर्मेंस क्या है, उसके आधार पे इसको रीडिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स ट्रांसफर होना चाहिए। ये क्या है, इकोनॉमिक सर्वे ने इसके बारे में बोला, और कुछ जो दूसरे राज्य जहां पे है कि फिजिकल कंसोलिडेशन बहुत अच्छा है, तो वो भी डिमांड करते रहते हैं। Which of the following amendment inserted article 239AA and 239AB? बताना आपको कि 239AA और 239AB आर्टिकल है वो किस संवैधानिक संशोधन के जरिए ऐड किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 69th कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके जरिए ये ऐड किया गया है। और 69th कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, जो एनसीटी है, दिल्ली बनाना, दिल्ली से संबंधित है, यूनियन टेरिटरी को, उसका वहां पे काउंसिल मिनिस्टर होगी और असेंबली होगी, उससे संबंधित है ये।
आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ ए मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाए, उससे रिलेटेड संविधान में संशोधन किए गए। बताना आपको कौन कौन से संवैधानिक संशोधन है निम्नलिखित में से। निम्नलिखित में संवैधानिक संशोधन जो कि लोकसभा के मेंबर जिसने बढ़ाए थे वो कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 7वां और 31वां संशोधन, उसके जरिए इनकी संख्या बढ़ाई गई थी और यूनियन टेरिटरी की कम की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1950। संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था, संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था 1950 में, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। बताना है आपको कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ये बताना आपको। कि प्रोवाइड्स न्यू ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कि स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं होगी, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होगी और वो न्यूज कुछ नए ग्राउंड है वो दिए गए उसमें। तो एक तो ये क्या ये चेंज किया गया। दूसरा है कि जो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस, कि बिजनेस या ट्रेड या जो उसका प्रोफेशन या प्रैक्टिस का जो राइट है उसमें रिस्ट्रिक्शन के कुछ नए रूल एंड रेगुलेशन है वो तैयार किए गए। इंसर्टेड टू न्यू आर्टिकल 31A और 31B 9th शेड्यूल में, 9th शेड्यूल भी ऐड किया गया, 31A और B ऐड किया गया, जिससे कि जो लैंड रिफॉर्म्स लॉ है उसको चैलेंज होने से रोका जा सके। और ऑल ऑफ द अबव, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे इसमें चेंज किए गए थे। मतलब आप बोल सकते हैं कुछ से फंडामेंटल राइट्स में मतलब स्ट्रिक्ट किया गया कि भाई सारे एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, कुछ चेंज करने हैं। और फिर लैंड रिफॉर्म्स जो लॉ ला रहे हैं उसके लिए भी ये तो कोई भी मतलब जमींदारी प्रथा तो दोबारा बढ़ जाएगी, उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा आजादी का। ठीक है, तो इसलिए संविधान में संशोधन किया गया। आप चाहें तो पूरा भी इसमें पढ़ सकते हैं कि मामला था क्या। Which of the following body enjoy a constitutional status and are non-permanent in nature? Which of the following bodies enjoys a constitutional status and are not permanent in nature? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गलत होने की संभावना बहुत हो सकती है, इस क्वेश्चन में गलत होने की संभावना बहुत हो सकती है। पढ़ना ध्यान से कि आपको एक तो बताना है कि वो कंस्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए और साथ में क्या परमानेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे राज्यसभा कंस्टिट्यूशनल है लेकिन परमानेंट भी है, नॉन परमानेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो बताओ कौन कौन सी है इसमें। करेक्ट आंसर आपके सामने है कि इंटरस्टेट काउंसिल और फाइनेंस कमीशन, ये परमानेंट नहीं है। इंटरस्टेट काउंसिल है और ये फाइनेंस कमीशन ये परमानेंट नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है, तो ये कंस्टिट्यूशनल भी नहीं है। और ये क्या है? ये है कंस्टिट्यूशनल लेकिन ये परमानेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर ए होगा। अब थोड़ा देख भी लीजिए क्या है कि आर्टिकल 263 क्या बोल रहा है। आर्टिकल इंटरस्टेट काउंसिल है वो आर्टिकल 263 के आता है और वो क्या बोलता है? इंटरस्टेट काउंसिल है वो परमानेंट बॉडी नहीं है, ये राज्यों की और यूनियन की कोऑर्डिनेशन के लिए एक बॉडी है। इट कैन बी एस्टेब्लिश्ड एट एनी टाइम इफ इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच काउंसिल। कि जब भी लगे प्रेसिडेंट को कि इसका बनाना जरूरी है तो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एनी टाइम वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये परमानेंट नहीं है। दूसरी बात, फाइनेंस कमीशन है 5 साल के लिए बनता है और ये नॉन परमानेंट बॉडी है, 5 साल के बाद चेंज हो जाता है, आर्टिकल 280 वाला। और ये कंस्टिट्यूशनल बॉडी जरूर है। तो पहले दूसरी तो इस हमारे आंसर आ गए उसमें। अब आ जाता है डिलिमिटेशन कमीशन। तो इसके लिए क्या है कि आर्टिकल 82 of the constitutional parliament by law enacted delimitation act after every census after coming into force at the commencement of the act central government constituted delimitation commission. The delimitation commission is a statutory body. तो यहाँ पे आर्टिकल 82 बोलता है पार्लियामेंट को एक कमीशन बनाइए लॉ के जरिए। तो लॉ के जरिए बनाइए मतलब एक अलग से एक्ट होगा डिलिमिटेशन एक्ट, और उस एक्ट के जरिए क्या है? डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। तो ये क्या हुआ? ये स्टैट्यूटरी बॉडी हुई, मतलब पार्लियामेंट की बॉडी हुई, पार्लियामेंट के जरिए बन रही है, जैसे कि आरबीआई बना है। ये कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है और ये नॉन परमानेंट बॉडी है क्योंकि ये हर सेंसस के बाद में बन सकती है। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाली क्या है कि ये आर्टिकल 350B है, उसका पहले भी हमारे प्रेजेंटेशन में जिक्र है, परमानेंट बॉडी और कंस्टिट्यूशनल बॉडी है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग रेजिग्नेशन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि स्पीकर है लोकसभा के, वो किसको अपना त्याग पत्र देंगे? तो वो देंगे डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा।
लेकिन 14 दिन का नोटिस है, वो भी एक एडवांस नोटिस है, वो भी एक इसमें है। कब? जब इसको हटाना हो तो। इफ ही इज रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ द ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा, कि इसको हटाना हो तो जितने मेंबर्स हैं प्रेजेंट नहीं मेंबर्स, उसकी मेजोरिटी मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी से हटाया जा सकता है 14 दिन का नोटिस देने के बाद में। यह हटाने का तरीका है। ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इज मेंशन्ड इन, ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन की विपक्ष का नेता होगा, वो कहां पे जिक्र है उसका? क्या संविधान में जिक्र है उसका? रूल ऑफ हाउस है? सेपरेट पार्लियामेंट इंस्टीट्यूट है? या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ये एक एक्ट है। पार्लियामेंट इंस्टीट्यूट का मतलब पार्लियामेंट का एक्ट है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और वो कौन सा एक्ट है? वो है ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन वाज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन थ्रू सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1970। तो ये वाली वर्डिंग है, आपको याद रखनी है। क्या है? सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1970 में जिक्र कि विपक्ष का एक नेता होगा एक्ट के जरिए। रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन, कि भारत को राष्ट्रपति है उसको हटाने का जो प्रस्ताव है वो कहां पे मूव किया जा सकता है? लोकसभा में मूव किया जा सकता है, दोनों हाउसेस में पार्लियामेंट के, या ज्वाइंट सिटिंग में, या राज्यसभा अकेले में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा में मूव होगा। जो मेजोरिटी होगी मेंबर्स की, जो टोटल मेंबर है उसकी, उससे अगर पास हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से, अगर लोकसभा पास कर देती है तो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो इसका, लेकिन वो एंट्री होगी ना, इंट्रोडक्शन होगा, इसका मूवमेंट होगी इसकी स्टार्टिंग में, वो राज्यसभा में होगी। आगे देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग इज शेयर्ड बाय द, कि जो राज्य की एजुकेशन प्लानिंग होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र में कौन सा मंत्रालय शेयर करता है? मतलब कि एजुकेशन का डिपार्टमेंट किस मंत्रालय में, एजुकेशन का जिम्मा किस मंत्रालय को है? केंद्र में। यह क्वेश्चन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि प्लानिंग, यहां पे एचआरडी मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसके पास में एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। एनीवे, अखबारों वगैरह में देखते रहते हैं, जिक्र भी बीच बीच में करते रहते हैं ये। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज हमने 50 क्वेश्चन किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको बार बार करते हैं तो मुझे लगता है आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। पूरी सीरीज को अगर आप 3-4 बार रिवीजन करते हैं, जब आप एक बार कर लेते हैं रिवीजन में ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक हफ्ते में पूरे 20,000 क्वेश्चन का आप रिवीजन कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट।